अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की, ऐसे कंट्रीज़ की जिनके नाम के साथ सुपर पावर का टाइटल जुड़ा हुआ है, एक लंबे टाइम से इस लिस्ट के नंबर 1 पर अमेरिका का नाम रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस सब के पीछे काफ़ी सारी रीजंस होती हैं, जैसे कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री आर्मी और वेपन्स का होना, $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के जीडीपी का होना, पूरी दुनिया के लैंड एरिया में 30% एरिया यूएसए का होना, 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन का होना, और तो और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का होना। दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो आज के दिन यूएसए को एक सुपर पावर बनाती हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे यूएसए इस पोजीशन को अचीव करता है और इस सुपर पावर के टाइटल को अपने नाम के साथ जोड़ने में सक्सेसफुल रहता है। The United States of America is the most powerful nation on earth. America entered World War II as just one of the great military powers, but it ended World War II as the dominant force. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बाद। अब जब डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की बात सामने आती है तो हम सबके माइंड में एक ही इंसान आता है। साल 1492 में अमेरिका की ज़मीन तक पहुंचने वाला वो इंसान जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वो इंसान नहीं है जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, बल्कि ये कहना बेहतर रहेगा कि ये वो इंसान है जिसने यूरोपियंस को एक नए लैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि जब कोलंबस अमेरिका की सरजमीन तक पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं जिनको आज के दिन रेड इंडियंस या फिर नेटिव अमेरिकन कहकर बुलाया जाता है। इससे हटकर अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की, तो कई सारी थ्योरीज देखने को मिलती हैं जिससे माना जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ अमेरिका तो एक लंबे टाइम पहले ही हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि 10th सेंचुरी तक वाइकिंग्स और कुछ आयरलैंड के मॉन्क्स अमेरिका की लैंड को डिस्कवर कर चुके थे। दोस्तों, यहाँ पे एक थ्योरी ऐसी भी देखने को मिलती है जिससे हमें पता लगता है कि चाइनीज़ मुस्लिम का एक ग्रुप जो कोलंबस के अमेरिका पहुँचने से 70 साल पहले ही इसको डिस्कवर कर चुका होता है। लेकिन इस वीडियो में हम थ्योरीज को डिस्कस नहीं करेंगे। वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जब कोलंबस इंट्रोड्यूस करवाता है अमेरिका के लैंड को यूरोपियंस के साथ, ये वही टाइम होता है जब अमेरिका की लैंड पर कोलोनाइजेशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट में 3 बड़ी कंट्रीज अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करती हैं अमेरिका के इस लैंड पर, जिनमें फ्रांस, इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज शामिल होती हैं। स्पेन साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज्ड करता है, जिसे आज के दिन हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। यही रीज़न है कि साउथ अमेरिका के काफ़ी एरियाज़ में आज के दिन स्पेनिश बोली जाती है। साल 1700 इस टाइम तक कॉलोनीज बनने का ये प्रोसेस चलता रहता है और अमेरिका की पॉपुलेशन 2.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। इस टाइम पर अमेरिका की पॉपुलेशन को 3 डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नेटिव अमेरिकन आते हैं जो कोलंबस के वहाँ पहुँचने से पहले अमेरिका पर रहते होते हैं। उसके बाद अराइविंग यूरोपियंस आते हैं जो अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हैं और साथ ही साथ माइग्रेशन करके वहाँ पे रहने लगते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं कुछ ऐसे अफ्रीकन्स जिनको ज़बरदस्ती अमेरिका के इस लैंड तक लाया जाता है। इसके बाद अमेरिका की पॉपुलेशन को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरफ आते हैं मेस्तीजो और दूसरी तरफ आते हैं मुलेटो। दोस्तों, मेस्तीजो ऐसी लोगों की पॉपुलेशन को कहा जाता है जो यूरोपियंस और नेटिव अमेरिकन्स के मिलने के बाद रिप्रोड्यूस होती है, और मुलेटो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन को कहा जाता है जो यूरोपियंस और अफ्रीकन्स के मिलने से रिप्रोड्यूस होती है। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पर इन्हीं 3 ग्रुप के आपस में सोशल रिलेशंस की वजह से ये एक जात पात और गोरे काले का कंसेप्ट सामने आता है। एक ऐसा ऑर्डर बनाया जाता है जिसमें गोरे को सबसे ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे डार्क स्किन वाले को नीचे रखा जाता है। इस ऑर्डर की लिस्ट में टॉप पर आते हैं पेनिनसुलारस, फिर क्रियोलस, मेस्तीजोस, इंडिजिनस, मुलेटो और लास्ट पर आते हैं अफ्रीकन्स। यूएस के इन अर्ली ईयर्स में नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 80% तक रिड्यूस हो जाती है। इसके पीछे के रीजंस कई ऐसे लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी वार्स होती हैं जो कि कॉलोनिस्ट और नेटिव अमेरिकन के बीच में लड़ी जाती हैं। इस पॉपुलेशन के गिरने की बहुत बड़ी वजह डिजीजेस होते हैं जो यूरोपियन लोग अपने साथ लेकर आते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स। उस टाइम पे नेटिव अमेरिकन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती, वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाते और यही वजह होती है उनकी पॉपुलेशन के गिरने की। दोस्तों, कहानी में आगे चलते हैं। 4 जुलाई साल 1776 को अमेरिका अपने इंडिपेंडेंट होने का ऐलान करता है। आज़ादी को डिक्लेयर करने के बाद यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका होता है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम पर डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
यही वो टाइम होता है जब दुनिया की कई सारी स्टेट्स इंडिपेंडेंट होकर दुनिया के नक्शे पर आती हैं। ऐसे में खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए और अपनी आज़ादी को कंटिन्यू रखने के लिए इन स्टेट्स को या तो फ्रेंच, स्पेनिश और ब्रिटिश के साथ जुड़ना पड़ता है या फिर अमेरिका के साथ जुड़ना पड़ता है। और लकीली उस टाइम पर ये स्टेट्स अमेरिका के साथ जुड़ने को एक बेहतर ऑप्शन समझती हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनको फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें मिल सकती होती हैं। ओहियो, फ्लोरिडा और इलिनॉय भी उस टाइम पर ऐसा ही करती हैं। यूएस का मकसद उस टाइम पर खुद को एक्सपेंड करना होता है, इसलिए वो भी खुशी से इन स्टेट्स को अपने साथ जोड़ता चला जाता है। यहाँ तक के साल 1867 में अलास्का, जो कि पहले रशिया का हिस्सा होता है, यूएस इसको खरीद लेता है $7.2 मिलियन पे करके। इसी तरह यूएस उस टाइम पर फिलीपाइंस को खरीदने के लिए $20 मिलियन पे करता है, लेकिन बाद में इस कंट्री को यूएस से आज़ादी मिल जाती है। काफ़ी सारी स्टेट्स पर ये कब्जा भी कर लेता है और इसी तरीके से यूएस अपने आप को एक्सपेंड करने में सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद 20th सेंचुरी ही वो टाइम पीरियड होता है जो इंसान की हिस्ट्री में सबसे हॉरिबल माना जाता है। साल 1914 के अप्रैल में एक जंग की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होती, ये वर्ल्ड वार 1 होती है, जो कि लड़ी जाती है एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में। एक तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली और जापान होते हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की होते हैं। इस टाइम पर यूएस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये 1914 के एक्ट को फॉलो करते हुए न्यूट्रल रहने का ऐलान करता है। उस टाइम की अमेरिकन पब्लिक भी इस बात को सपोर्ट करती है कि ये एक यूरोपियन कन्फ्लिक्ट है, अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का कहना होता है कि इन सब कन्फ्लिक्ट्स को बैठकर बातचीत करके सुलझाया जाए। यही कुछ रीजंस होती हैं कि यूएस स्टार्ट में तो वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देता है, लेकिन 1917 में जब जर्मनी बाज नहीं आता मर्चेंट शिप्स और पैसेंजर्स पर अटैक करने से, तो ये चीज़ मोटिवेशन बन जाती है और यूएस को वर्ल्ड वार में लेकर आती है। यूएस का वर्ल्ड वार में आना बेनिफिशियल साबित होता है और इसी के साथ 1918 में वर्ल्ड वार 1 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसी तरह से 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका सिर्फ तब पार्टिसिपेट करता है जब एक हवाईन नेवल बेस पे जापानीज की तरफ से अटैक किया जाता है उनके पर्ल हार्बर पर। इसके नतीजे में करीब 2400 से ज़्यादा सर्विसमैन और सिविलियंस की डेथ हो जाती है। इसी के रिएक्शन में उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कहते हैं, No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. यही वो टाइम होता है जब यूएस हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इन दोनों सिटीज़ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है। इसी के रिजल्ट में जापान के ये दोनों सिटीज़ तबाह हो जाते हैं और कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, अमेरिका की इस जर्नी में वर्ल्ड वार्स को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन वर्ल्ड वार्स में अमेरिका के काफ़ी सारे सोल्जर्स तो शहीद होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ऐसा वाहिद कंट्री होता है जो इन वर्ल्ड वार्स के दरमियान स्टेबल रहता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमी को बूस्ट करता दिखाई देता है। अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई करता दिखाई देता है इन दोनों वार्स में और इसके बदले में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है। यही वजह होती है कि एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में तबाही मच जाती है और दूसरी तरफ अमेरिका इन वार्स के दौरान भी स्टेबल रहता है। अब क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वार्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज को लगता है कि अमेरिका वर्ल्ड वार्स का न्यूट्रल कंट्री है। इसी सब के चलते यूरोपियन कंट्रीज अपना सारा मालो दौलत यूएस डॉलर बाय करने में खर्च देते हैं और यूएस डॉलर की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। 1942 में अलाइड कंट्रीज एक मीटिंग अरेंज करते हैं। इस मीटिंग में ये अपनी करेंसीज को स्टेबल रखने के लिए लिंक करते हैं यूएस डॉलर के साथ और यूएस डॉलर को लिंक करते हैं गोल्ड के साथ। अब इसी टाइम पर होता कुछ यूं है कि अलाइड कंट्रीज वर्ल्ड वार को जीत जाते हैं और यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनने में कामयाब हो जाता है। इस टाइम पर एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, दोनों सुपर पावर बनकर एक दूसरे के कंपेटिटर बन जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट होता है कोल्ड वार का। दोस्तों, 1945 से लेकर 1991 के बीच के टाइम को कोल्ड वार कहा जाता है। इस वार को कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बीच की वार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म के सपोर्ट में होता है और यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटलिज्म की सपोर्ट में होता है। इस कोल्ड वार में ये दोनों नेशंस एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। ये लड़ाई कुछ यूं होती है कि अगर दुनिया के किसी भी एरिया में कम्युनिज्म उठता हुआ दिखाई देता तो अमेरिका उस कंट्री को अनस्टेबल करने में लग जाता। ये ऐसी ट्रिक्स यूज करता जिससे
उस कंट्री की सरकार गिर जाती थी, जैसे कि ये उस कंट्री की अपोजिशन पार्टी को फाइनेंशियल एड देता था या फिर टेररिस्ट अटैक्स करवाता था। सेम इसी तरह दुनिया के किसी एरिया में अगर कैपिटलिज्म उठता हुआ दिखाई देता तो सोवियत यूनियन भी ऐसा ही करता। दोस्तों, कोल्ड वार को हिस्ट्री की सबसे डिस्टेंस वाली वार कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई फौजी लड़ाई शामिल नहीं थी, सिर्फ धमकियां और लड़ाइयां दूसरे मुल्कों के जरिए करवाई जाती थी। इसी कोल्ड वार के बीच में अमेरिका जब इतने सारे कंट्रीज को फाइनेंशियल एड देता है तो वो कंट्रीज अमेरिका के अंडर आ जाते हैं और देखते ही देखते अमेरिका और ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाता है। दोस्तों, ये और ज़्यादा पावरफुल इसलिए बन जाता है क्योंकि उस टाइम पर सोवियत यूनियन काफ़ी सारी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका एक ही रहता है और यही वजह होती है कि अमेरिका अपने इकोनॉमिकल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी बूस्ट अप करता दिखाई देता है। दोस्तों, इस सारी स्टोरी को सुनकर आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन गया होगा कि अमेरिका का सारा फोकस तो मिलिट्री, वार्स, वेपन्स को लेकर रहा है, तो कल्चरल, सोशल और ह्यूमैनिटी के लिए अमेरिका ने आखिर क्या किया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में आने वाले प्रेसिडेंट्स की डिफरेंट इंटेंशंस थी। काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स आए जिन्होंने अमेरिका की ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया, इसको एक पीसफुल कंट्री बनाने में हेल्प की। इसके दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स भी आए जिनकी इंटेंशंस वार हेड्स और मिलिट्री पर थी। जियोपॉलिटिकल रीजन से हटकर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अमेरिका को सुपर पावर बनाती हैं, जैसे कि हॉलीवुड का फिल्म स्टूडियो। ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्टूडियो रहा है। हॉलीवुड की मूवीज़ के पास मोस्ट टिकट सेलिंग का रिकॉर्ड भी पाया जाता है। इसके अलावा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया की मोस्ट फेमस कंपनीज भी अमेरिकन हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, एप्पल, द कोका कोला कंपनी, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स और IBM। आज के दिन अगर हम दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट को देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे अमेरिकन नज़र आते हैं। दोस्तों, इन सब रीज़न से हटकर अगर देखा जाए तो इनके राइटर्स ने भी काफ़ी अहम रोल प्ले किया है इसको सुपर पावर बनाने में। एक तरफ अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में लव स्टोरीज को प्रमोट किया गया राइटर्स के जरिए, जबकि सेम उसी टाइम में अमेरिकन लिटरेचर में और अमेरिकन राइटर्स ने इस मोटिवेशन को प्रमोट किया कि हमें एक दिन सुपर पावर बनना है। हम आज भी देख सकते हैं उनकी हिस्ट्री की बुक्स में सुपर पावर बनने का ख्वाब दिखाया गया है। दोस्तों, यही सब रीजंस हैं जो आज के दिन US को सुपर पावर बनाती हैं। ऐसा देखा जाता है कि चाइना compete कर रहा है अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने के इस कंपटीशन में, पर क्या चाइना क्रॉस कर पाएगा? क्या वो अमेरिका को टेक ओवर कर सकेगा? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी अमेरिका के ये सुपर पावर बनने की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।